नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे थे। मैं जानबूझकर पेट दर्द का बहाना करके कोई काम ना करती थी। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और सास से अपनी सेवा करवाती तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। आज अचानक मेरा दिल मायके जाने का हुआ तो सास के पास जाके डॉक्टर से चेकअप करवाने का बहाना किया और मायके चली गई। जैसे मैं मायके पहुंची तो भाभी ने तुरंत मेरे हाथ में झाड़ू पकड़वा दिया। झाड़ू लगाते समय मैं अचानक गिर गई। मेरा भाई मुझे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। नर्स मुझे जैसे लेबर रूम में लेकर गई तो सामने वाले बेड पर मेरी नज़र गई तो बेड पर लेटी हुई उस औरत को देखकर तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, मेरी सास। मेरा नाम मीना है। मैं एक साधारण घर में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म अभिनेता से कम खूबसूरत नहीं थे। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर, वो समय भी आ गया जब मैं अपने कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई थी। शादी के इस पड़ाव में मेरे पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द भी छुपा होता है। इस बात का एहसास मुझे अपनी शादी के सुबह ही हुआ था। मैं मायके में सुबह देर से उठा करती थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगा कि यहाँ मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब अचानक किसी ने हमारे घर के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया था, जैसे कोई भूचाल आया हो। मेरे पति राकेश वो भी घबरा कर उठ गए थे। मैं भी आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती चली जा रही थी। राकेश ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननंद रेशमा खड़ी थी। वो अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास पहुंची और आवाज़ देकर बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही है? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियां अपनी भाभीयों के हाथ से नाश्ता करती है। अचानक हुए इस हमले से मैं घबरा गई थी। रेशमा के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वो रेशमा को डांट रही थी, रेशमा, ये क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो रेशमा बोली, भाभी पहले मीठा बना लेगी, फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर वो बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैंने राकेश की तरफ मदद भरी नजरों से देखा था। वो बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली, राकेश, मुझे रेशमा की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे समझाए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरे इस बात पर राकेश हैरान हो गए थे। वो काफी संयमित वाले आवाज में बोले, मीना, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूं। रेशमा मुझे मेरे बच्चे जैसी है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद रेशमा की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके छोड़ के आ जाऊंगा, समझी? राकेश की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नए नवेली दुल्हन के साथ ऐसा पेश आता है क्या? मैं तरोताजा होकर किचन में चली गई थी, जहां रेशमा के फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। रेशमा उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। वो अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि उसे ये भी ना पता हो कि नए नवेली दुल्हन के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। उनके मन में 100 तरह के सपने सजे होते हैं। खैर, फिर तो मुझे हर चीज़ की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में रेशमा का ही सिक्का चलता है। मैं भी राकेश की खातिर रेशमा से प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने हमें औलाद की खुशी से दूर ही रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान को दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो रेशमा का लाड़ प्यार कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था टेंशन से दूर रहेंगे तो माँ भी बन जाएगी। इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन राकेश अपने व्यस्त कार्यक्रम से इतना समय नहीं निकाल पा रहे थे कि हम हनीमून पर जा सके। मैं उनके पीछे पड़ी रहती तो वो मुस्कुराकर टाल देते थे। आखिर में उन्होंने बात मान ली थी। वो बोले, हम हनीमून पर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारियां करती रही।
रात के खाने के समय उन्होंने मेरे सास को बताया। बोले, हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं माँ। ये सुनकर रेशमा तो उछली पड़ी थी। बोली, वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियां भी घूमने गई है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने रेशमा को आंखें दिखाई थी, जबकि राकेश मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, जरूर चलेंगे गुड़िया। अब मेरे सब्र की इंतहा थी। आखिर मैं बोल ही पड़ी, रेशमा अपनी सहेलियों से पूछना तो, क्या वो भी अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने गई है या फैमिली टूर पर। रेशमा मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे राकेश से बहुत डर लग रहा था कि अब वो मुझ पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखा और मुझे चलने को कहा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई। अब रेशमा मेरी खुशी के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन ये क्या, राकेश ने मेरे मायके के गेट पर कार रोककर कहा था, यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं अनजान बनकर उनकी तरफ देखने लगी थी। वो बोले, मैं, माँ और रेशमा ऊटी की सैर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती तब तक तुम यही रहोगी। वो शब्द नहीं थे, तीर थे, जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया था। मैं लूटी पीटी घर में दाखिल हुई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। 3 दिन ही शांति से बीते होंगे कि भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे। वो मेरी परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती थी कि बेटी की कैसे परवरिश की है कि 4 महीने भी ससुराल में ना टिक सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कह दिया, मीना, अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं, मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफ़ी दिन ठहर गई हो, अपने भाभी के साथ काम में मदद किया करो। मुझे उन सब का बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बातें सुनाकर चले जाते थे कि मीना का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता, पता नहीं क्या चक्कर था। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई थी। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया था, जबकि रेशमा मुझे वहां देखकर परेशान हो गई थी। वो बोली, भाभी आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की, मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो रेशमा कहती। लेकिन मेरे सास ने रेशमा को कड़ी डांट से चुप करा दिया था। जब राकेश ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की बन के रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से मैं रेशमा को खुश रखने लगी थी। मुझे इस तरह रेशमा के आगे पीछे घूमते देखकर राकेश का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करते नहीं थकती थी। राकेश भी बच्चों के इच्छुक थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से ही थी। हम दोनों तो फिट थे। उधर रेशमा मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वो दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी, हर वक्त सज धज कर रहती थी, 2-2 घंटों के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ली थी। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात ये थी कि रेशमा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था, ठीक ठाक कद, गहरा काला रंग और कपड़ों से भी वो गरीबी की चक्के में पिसता हुआ एक नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बदौलत उससे मोहब्बत की जाती, लेकिन पता नहीं रेशमा की आंखों पर कैसी पट्टी बंधी हुई थी। मैं सारे मामले का बहुत मजे से लुत्फ उठा रही थी। हर शाम को रेशमा को एक लिफाफा थमा के चले जाता। उसके बाद रेशमा कई घंटों तक अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने अपने पति को उसकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला किया था। इसलिए जब भी राकेश और मैं साथ में बैठते तो मैं उससे यही कहती कि रेशमा के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले। जवानी बड़ी बेलगाम होती है, आजकल का तो जमाना भी ऐसा ही है। राकेश मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते, जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी है। मैं मनी मन उनकी इस बहन के ऊपर के भरोसे पर खूब हंसती। अब मैं पूरी तरह से रेशमा की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने रेशमा को घर से बड़े तैयार होकर बाहर निकलते देखा था। मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से यह कहकर निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। हमारी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वो एक शानदार कार में जाकर बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा
तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लग रहा था। खैर, मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर रेशमा के हाथ इतनी बड़ी आसामी लगी कैसे थी? इस बात की तय तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज जानने की कोशिश की थी और राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात यह सामने आई थी कि रेशमा और उस रईस लड़की की मोहब्बत बड़े जोर शोर से चल रही थी। वो काला सा लड़का बस उस रईसजादे के खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था कि इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के बाद अगले घर जाकर भी वो खुशहाल रहे? इस तरह तो उसे उसकी कभी सजा ना मिलती जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला। इस प्लान के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नुम, लेकिन मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी थी। मैंने राकेश को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। मैंने अपनी आंखों से रेशमा को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर राकेश के कानों में डालती गई। एक दिन वो रईस लड़का रेशमा से उसी लड़के के घर में मिलने आया था। शायद शादी के मामले को निपटाने आया था। मैंने राकेश को फोन करके घर बुला लिया था और मैं उनको अपने साथ छत पर लेकर गई। हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। रेशमा जल्दी जल्दी से उसके घर से निकलकर अपने घर के लिए निकल पड़ी थी। मैंने राकेश को कहा, आप गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनो। उनका रंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। वो मेरे पीछे चले आए थे। रेशमा जैसे घर में दाखिल हुई तो मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, रेशमा, मैंने देख लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर कालिक पोत दी है। वो हमेशा की तरह मुझ पर रौब झाड़ते हुए बोली, हाँ, मिलकर आई हूँ उस लड़के से। मेरा और उसका चक्कर चल रहा है। इसी तरह मैं उस लड़के से रोज मिलने जाती हूँ, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर। जान लिया सब कुछ, अब खुश? लेकिन ये सब जान के भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बता देगी तो वो आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। रेशमा की बातें सुनकर राकेश गेट के पीछे से निकल कर आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर रेशमा का चेहरा लाल कर दिया था। मेरी सास भागकर अपनी बेटी को बचाने आई थी। राकेश बोले, अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक चुटकी में ही हुआ था। राकेश ने पंडित जी को बुला लिया और उस सावले लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर ले आए थे। उस सावले लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कहा था जो मैं उसे सिखा कर आई थी। उस दिन से लगभग 4 दिन पहले मैं उस सावले लड़के के घर गई थी। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपयों की ज़रूरत थी। चाहे तो वो उस रईस लड़के से मांग सकता था, लेकिन वो उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे 1 लाख रुपए देकर खरीद लिया था। इस तरह उसने वो सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी, और अब पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। मैं ये सब ड्रामा, जिसके मैं डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। रेशमा हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, भैया मेरी बात सुने, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। राकेश को तो इस बात पर और भी गुस्सा आ गया था कि उनकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। मेरी सास ने रो रो कर अलग कोहराम मचा दिया था। चलो, मेरे मन की इच्छा तो पूरी हो गई और रेशमा का बुरा साया मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर ही हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब उसके साथ बुरा हो रहा था। वो तो लोगों के बर्तन मांझ मांझ कर पेट भरती होगी। रेशमा की इस घटना के बाद मेरी सास पूरी तरह से टूट गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। इसी दिनों में भगवान ने मुझे औलाद की पहली खुशी दी। मैं माँ बनने वाली हुई तो राकेश के दिल से बहन का गम निकल गया। अब तो मैं उनकी लाडली बीवी बन चुकी थी। हर चीज़ मेरे हुक्म पर होने लगी थी और यही सब तो मैं चाहती थी। रेशमा ने बिना वजह मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपने सास से धुलवाती थी। देखते देखते मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब ये मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो एक अजीब ही नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उन्हें उल्टी होने लगती थी। वो सारा सारा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरी भी हालत ऐसे हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी, जबकि मेरी सास तो पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती थी। मैं सोचती थी कि वो ये सब नाटक कर रही है, लेकिन जब मैंने उन्हें डिलीवरी के वार्ड में देखा तो मुझे सच्चाई का पता चल गया था।
बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं निकली थी। उसने भी मेरे और राकेश की आंखों में धूल झोंक दी थी। हुआ ये था कि मैं पेट दर्द का बहाना करके राकेश के सामने रोती रहती। वो भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। मैंने उनसे अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे दी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि वो मेरे पीछे सब कुछ संभाल लेंगे। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। दुनिया में केवल माता ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरी माँ ने बड़ी खुश दिल से मेरा स्वागत किया था। वो तो मुझे बेड से उतरकर पानी तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी भी मुझे बिठाकर खाना खिलाती थी। अब तो उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। वो बहाने बना के मुझसे काम करने को कहती थी। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़कर बोली, ये घर का झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी आसान हो जाएगी। मैंने शिकायत भरी नज़रों से माँ की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत बेबस नजर आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। तभी न जाने किस बुरे समय में मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि कब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और कब मेरा इलाज शुरू हो गया। कई घंटों की बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर से एक हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उनके रोने से मैं डर गई थी। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया, भगवान ने आपको बेटा दिया था मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद आप कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। मैं छटपटा रही थी और जोर जोर से रोने लगी थी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम करने का इंजेक्शन लगा दिया। फिर ये होता कि जैसे मुझे होश आता मैं चीखने लगती, चिल्लाने लगती और मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब मैंने होश आते ही सांस की आवाज़ सुनी थी। वो किसी को बेटा होने पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे रेशमा की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा रेशमा का बेड मेरे बेड से एक बेड की दूरी पर पड़ा था। वो एकदम खुशी से लेटकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ अपनी सास को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो भी हमारे आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी। लेकिन रेशमा, वो तो एक बार फिर मुझसे जीत गई थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और मैंने खो दिया था। मैं नर्सों की नज़र बचाकर अपने बेड से उठकर रेशमा के बेड के पास चली गई थी। मैं रो रही थी। मैंने रेशमा से कहा, रेशमा, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वो गुमसुम हो गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। रेशमा बोली, भाभी, आप मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाए। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे। इसी वजह से मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि आपको तकलीफ दूं, ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाए। आपसे मैंने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी ही मिलनी थी और मिली भी। मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की और मेरे पति ने मेरी। वो हर घड़ी मुझ पर शक करता था कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग न जाऊं जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसलिए मुझे मारता था, पीटता रहता था, मुझसे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को उसके अपराध की सज़ा जरूर मिलती है। मेरा अपराध बदनामी का था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का था। आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी मोहब्बत, आपकी औलाद छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है, उसका ख्याल रखिए। हे भगवान, इनके पेट में अल्सर हो गया है, खाया पिया हजम नहीं होता, इससे कैंसर होने का भी डर है। अब एक और पाप अपने सिर पर मत ले। भगवान के लिए इन पर दया करे, शायद इनकी दुआ आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से माँ बना दे। रेशमा की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। मैंने भगवान के बनाए इस संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। उसको अपना बदला लेने देती तो क्या हो जाता। मैंने खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की। मैंने भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी थी और आज से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी। तो भाइयों और बहनों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।